नमस्कार दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, रेट को अंतिम रूप देने के लिए आपको 10-10, 15-15 मिनट की ये संपूर्ण जो विषय वस्तु, संपूर्ण जो पाठ्यक्रम था, उस संपूर्ण पाठ्यक्रम की एक रूपरेखा और एक भूमिका बना करके सभी टॉपिकों का एक दोहरान है, सभी टॉपिकों का एक रिवाइज है, जिसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। ये रेट के लिए एक रामबाण दवा है और एक रेट के लिए कैप्सूल है। देखिएगा, आज के सेशन के अंतर्गत हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं भाषा दक्षता एवं कौशलों का विकास। भाषा दक्षता एवं कौशलों का विकास से संबंधित आपको क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इन पर भी मैं बात करूंगा। और ये कौन कौन से कौशल जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, यदि हमें इस भाषा दक्षता एवं कौशलों के विकास के संदर्भ में बात करें, टॉपिक के बारे में बात करें, क्योंकि टाइम को देखते हुए आपको थोड़ा सा मैनेज करते हुए चलना है। तो सभी को नमस्ते और सभी का स्वागत है। सेशन और वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने साथियों तक, ताकि आपके सभी मित्रगण इससे लाभान्वित हो। ठीक है, तो देखिएगा, भाषा दक्षता एवं कौशलों का विकास, इस अध्याय के अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है। सबसे पहले मैंने ये बात दर्शाई है, भाषा दक्षता एवं कौशलों के विकास के अंतर्गत भाषा का अर्थ एवं परिभाषा के संदर्भ में पढ़ेंगे, भाषा की विशेषताओं के संदर्भ में पढ़ेंगे, भाषा के रूप पढ़ेंगे और भाषा दक्षता का विकास यानी भाषाई कौशल के संदर्भ में बात करेंगे, जो कि आपके पास LSRW है। श्रवण यानी क्या करना, सुनना। श्रवण मीन्स क्या करना, सुनना। तो पहला आपके पास कौशल है जो श्रवण कौशल है, यानी सुनना कौशल के बारे में बात करेंगे। दूसरा आपके पास भाषण कौशल यानी बोलना कौशल है, उसके संदर्भ में बात करेंगे। तीसरा पठन कौशल यानी पढ़ना कौशल है, उसके संदर्भ में बात करेंगे। और चौथा लेखन कौशल है यानी लिखना कौशल है, उसके संदर्भ में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाषा के अर्थ के संदर्भ में कि भाषा का क्या अर्थ होता है। तो भाषा शब्द संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्पष्ट कहना। क्या होता है? स्पष्ट कहना होता है। यानी कैसे कहेंगे, यानी अपने विचारों को प्रकट करने का सशक्त माध्यम क्या है? भाषा है। जैसे मैं अपने विचारों तथा भावों को क्या कर रहा हूं, प्रकट कर रहा हूं, तो मेरे लिए एक सशक्त माध्यम है, और वो सशक्त माध्यम क्या है? भाषा है। देखिएगा, भाषा की परिभाषा के संदर्भ में यदि बात करें तो भाषा की परिभाषा हमने कही है कि भाषा वह समूह है, भाषा शब्दों के समूह का वह साधन है। मतलब भाषा हमारे लिए क्या है? साधन है। क्या है? साधन है। मतलब परस्पर विचार विनिमय करने के लिए क्या है? साधन का काम करती है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का क्या करता है? आपस में आदान प्रदान करता है। और परस्पर विचार विनिमय करने के लिए जिस साधन को हम काम में लेते हैं वो क्या है? भाषा है। और इसके बाद में यदि हम बात करें परिभाषा की ओर, तो सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार भाषा की एक परिभाषा है, उसको भी आप ध्यान पूर्वक पढ़ें। क्या परिभाषा दी उन्होंने? भाषा के अंतर्भाव से सारा मानव संसार गूंगों की विराट बस्ती से बच गया। अर्थात भाषा विचाराभिव्यक्ति का प्रमुख क्या है? साधन है। तो सीताराम चतुर्वेदी की परिभाषा में आप इतना याद रखें कि सारा मानव संसार गूंगों की विराट बस्ती से बच गया। ये उक्त कथन भाषा का किसके संदर्भ, किसने कहा? तो सीताराम चतुर्वेदी ने कहा है। और यदि स्टीव महोदय के अनुसार परिभाषा की बात करें तो स्टीव महोदय कहते हैं कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। इसके बाद परिभाषा लिखी है डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने क्या परिभाषा दी है कि मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और गति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। फिर हमने एक परिभाषा पढ़ी है। देखिए, परिभाषा एक किसके अनुसार? गुणे के अनुसार। ध्यान रखना, एक परिभाषा आ सकती है इनमें से। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत विचारों या भावों का प्रकटीकरण क्या है? भाषा है। और एक पतंजलि के अनुसार है कि जिस ध्वनि से पदों के अर्थ प्रतीत हो वह सार्थक ध्वनि क्या है? शब्द है। और यह सार्थक ध्वनि ही भाषा है। ठीक है, एक नोट की बात जरूर ध्यान रखना, भाषा में अर्थ ग्रहण व अभिव्यक्ति दोनों निहित होते हैं। भाषा में अर्थ ग्रहण भी होता है और क्या होता है? अभिव्यक्ति भी होते हैं। मतलब हम किसी की बात को क्या करते हैं? सुनते हैं या पढ़ते हैं तो अर्थ ग्रहण करते हैं,
और यदि हम बोल करके लिख करके अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम अभिव्यक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति कहते हैं। देखिएगा, फिर यदि भाषा की विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता है भाषा अर्जित संपत्ति है। दोस्तों क्या है, भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा परिवर्तनशील है, मतलब परिवर्तित होती रहती है। भाषा एक व्यवस्था है जो अनुकरण द्वारा क्या की जाती है, सीखी जाती है। भाषा सभ्यता के साथ विकास पाती है और प्रत्येक भाषा की संरचना दूसरी भाषा से क्या होती है, भिन्न होती है। और साथ साथ ये भी याद रखें कि भाषा संश्लेषण यानी संयोग अवस्था से विश्लेषण यानी वियोग अवस्था की ओर बढ़ती है तथा इसको स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकसित होती है। ठीक है, शिक्षण सूत्र का भी आप ध्यान रखिए। चलिए आगे यदि हम बात करें तो ये हमारे पास जो कौशल है, कौशलों के संदर्भ में जो बात करें उससे पहले भाषा के जो रूप है इनके बारे में जरूर ध्यान दे लें कि भाषा के व्यवहारिक दृष्टि से दो रूप माने जाते हैं, जिसमें एक तो उच्चारित रूप है और एक लिखित रूप है। यानी एक तो कौन सा हो गया, मौखिक हो गया, और एक क्या हो गया, लिखित हो गया। वैसे भाषा को यदि भाषा के रूपों की बात करें तो हमें नॉर्मली तीन तरह से भाषा को काम में लेते हैं। एक तो मौखिक भाषा होती है, एक लिखित भाषा होती है और एक सांकेतिक भाषा होती है। क्या होती है, मौखिक भाषा है, लिखित भाषा है और क्या है, सांकेतिक भाषा है। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से भाषा के दो ही रूप होते हैं, एक तो मौखिक होता है और एक क्या होता है, लिखित होता है। देखिएगा भाषा का व्यावहारिक रूप किस प्रकार से है, उच्चारित भाषा और लिखित भाषा। देखिए कौशलों पर किस तरह से टिकी हुई बात होती है। उच्चारित भाषा यानी क्या करना, क्या कौन सा पक्ष आ गया इसमें, एक तो आ गया ग्रहण पक्ष और एक आ गया अभिव्यक्ति पक्ष। ग्रहण पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष। यदि ग्रहण पक्ष की बात करें उच्चारित रूप में तो कौन सा कौशल है, सुनना कौशल है। और यदि उच्चारित रूप में अभिव्यक्ति कौशल की बात करें तो कौन सा है, बोलना कौशल है। और लिखित भाषा के अंतर्गत यदि ग्रहण पक्ष की बात करें तो कौन सा कौशल होगा, पढ़ना कौशल होगा। और अभिव्यक्ति कौशल की यदि बात करें तो कौन सा होगा, लिखना कौशल होगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। देखिएगा भाषा दक्षता का विकास एवं भाषाई कौशल। ठीक है, देखिए भाषा दक्षता का विकास एवं भाषा कौशल। कौशल शब्द किसके योग से बना है, सबसे पहले तो ये याद रखें कि कौशल शब्द है वो कुशल से बना शब्द है, यानी कुशल प्लस ऐ से बना है, जिसका पर्याय क्या होता है, जिसका पर्याय होता है दक्षता या प्रवीणता। क्या होता है, दक्षता तथा क्या होता है, प्रवीणता होता है। भाषा के चार कौशल होते हैं जिनका मनोवैज्ञानिक व व्यवहारिक कार्य में क्या होता है, तो ध्यान रखना LSRW होता है, जिसे आप सुबोपलय से भी दर्शा सकते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और क्या करना, लिखना। ठीक है, सुनना व बोलना भाषा के बुनियादी कौशल है, ये याद रखना। भाषा के बुनियादी कौशल कौन से हैं, तो सुनना और बोलना बुनियादी कौशल है। और कौशलों का आधार कौशल कौन सा है, तो याद रहे सुनना कौशल सभी कौशलों का आधार कौशल होता है, क्योंकि सुनना कौशल का समुचित विकास नहीं होने पर अन्य कौशलों का विकास नहीं हो पाता है। किसी भाषा में दक्षता प्राप्त करने के लिए उसका क्रमबद्ध अध्ययन अति आवश्यक है, और क्रमबद्ध अध्ययन से ही भाषा में क्या प्राप्त कर पाते हैं, भाषा पर क्या प्राप्त कर पाते हैं, भाषा में दक्षता या निपुणता हम ला पाते हैं। ठीक है, तो भाषा का क्रमबद्ध रूप से क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। फिर हमने एक बात देखिएगा, क्या लिखी है, इन कौशलों को भाषा शिक्षण में किस किस के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा कि कौशलों को और किन के नामों से जान सकते हैं, तो प्रयत्न के नाम से जान सकते हैं, अवयव के नाम से जान सकते हैं और लक्षणा अधिगम के नाम से जान सकते हैं। यानी लक्षित अधिगम यानी जो लक्षणों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। ठीक है, यानी लक्षिता अधिगम के नाम से भी हम जान सकते हैं। भाषा शिक्षण कौशलों का प्रयोग कक्षा के अंदर तथा कक्षा के बाहर दोनों हो सकता है। ये विगत भर्ती परीक्षा में प्रश्न आया है कि भाषाई कौशलों का प्रयोग होता है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, अव्यय दोनों। तो अव्यय दोनों कक्षा के अंदर भी कर सकते हैं और कक्षा के बाहर भी कर सकते हैं। यह प्रश्न भी विगत भर्ती परीक्षा में पूछा गया है कि इन सभी कौशलों का विकास प्रारंभिक स्तर तक पूर्ण हो जाना चाहिए, यानी कक्षा 5 तक पूर्ण हो जाना चाहिए। और भाषा कौशलों का मूल उद्देश्य क्या है, ये याद रखना कि भाषा कौशलों का मूल उद्देश्य क्या है, तो भाषा दक्षता का विकास ही भाषा कौशलों का मूल उद्देश्य होता है। भाषा विकास कौशलों से होता है, ये भी कथन याद रखिए। देखो भाषा का विकास तो किससे होता है, कौशलों से होता है, और कौशलों का विकास किससे होता है,
किससे होता है? उच्चारण से होता है, यानी उच्चारण से आरंभ होता है। ठीक है, तो भाषा विकास कौशलों से होता है तथा कौशलों का विकास उच्चारण से आरंभ होता है। प्रश्न आ जाता है कई बार कि कौशलों का विकास किससे होता है? तो किससे होता है? उच्चारण से, यानी किससे आरंभ होता है? तो उच्चारण से आरंभ होता है। अच्छा प्रश्न है। फिर देखिएगा, ये आपके पास कौशल है कि भाषाई कौशल, तो भाषाई कौशलों के अंतर्गत आपके पास कौशल हो गए, सुनना हो गया, क्या हो गया? बोलना हो गया, पढ़ना हो गया, और क्या हो गया दोस्तों? लिखना हो गया। क्या हो गया? लिखना हो गया। देखिएगा, सुन करके हम किसी भी तथ्य विचारों को सुन करके क्या करते हैं? अर्थ ग्रहण करते हैं। बोल करके हम अपने भावों तथा विचारों को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। पढ़ करके भी हम क्या करते हैं? अर्थ ग्रहण करते हैं। और लिख करके हम अपने भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण करते हैं। अतः हम ये बात कह सकते हैं कि जो आपके पास सुनना और पढ़ना कौशल है, ये दोनों ही अर्थ ग्रहणात्मक कौशल है। और बोलना तथा लिखना कौशलों की यदि बात करें तो वो अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है। तो प्रश्न ये दोनों बनते हैं कि निम्न में से कौन से ग्रहणात्मक कौशल है और निम्न में से कौन से अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है? तो ग्रहणात्मक कौशल और अभिव्यक्त्यात्मक कौशलों का दोनों का ध्यान रखिएगा। सुनना व पढ़ना ग्रहणात्मक कौशल है और बोलना तथा लिखना अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है। ओके, चलिएगा अब देखिएगा नंबर एक पर एक, यदि 2 नंबर की बात है, देखिएगा 1 नंबर यहां से थोड़ा सा मिस है। चलिएगा, यदि बात करें कि बोलना कौशल, सबसे पहले थोड़ा सा उल्टा क्रम ले रहा हूं मैं, सुनना नहीं ले रहा हूं, बोलना कौशल ले रहा हूं। यदि बोलना कौशल की बात करें तो भाषण कौशल और भाषण कौशल की यदि बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बोलना कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों मुख्य उद्देश्य है क्या? मौखिक अभिव्यक्ति या फिर शुद्ध उच्चारण। क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति या शुद्ध उच्चारण है। ये याद रखना, ऐसा प्रश्न आ सकता है कि बोलना या भाषण कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मौखिक अभिव्यक्ति या फिर क्या है? शुद्ध उच्चारण है। तो क्या कह सकते हैं? जब व्यक्ति उच्चारित भाषा का प्रयोग करते हुए अपने विचारों को प्रकट करता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मौखिक अभिव्यक्ति। क्या कहा जाता है? मौखिक अभिव्यक्ति। विचारों की क्रमबद्धता बोलना कौशल की अनन्य विशेषता है, यानी प्रमुख या मुख्य विशेषता क्या है बोलना कौशल की? तो विचारों की क्रमबद्धता। किसकी? विचारों की क्रमबद्धता बोलना कौशल की प्रमुख या मुख्य विशेषता है। चलिए आगे यदि हम बात करें तो देखिएगा, मौखिक अभिव्यक्ति के प्रकार 2 तरह के हैं। मौखिक अभिव्यक्ति आपको पास, एक तो औपचारिक है और एक क्या है? अनौपचारिक, या इसे आप निरौपचारिक के नाम से भी जान सकते हैं। यानी साहित्यिक विधाओं के रूप में अभिव्यक्ति भाषा संगोष्ठी में क्या? स्वागत भाषण है, परिचय देना है, धन्यवाद ज्ञापन है, अपील करना है, बधाई या शोक संवेदना प्रकट करना है। ये सभी किसकी श्रेणी में आते हैं? औपचारिक की श्रेणी में आते हैं। जबकि क्या है? अनौपचारिक में आप एक बात याद रखें कि आम बातचीत, क्या? आम बातचीत, जो व्यवहारिक तौर पर हम परस्पर क्या करते हैं? वार्तालाप करते हैं, वो क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति का अनौपचारिक रूप है, यानी आम बातचीत। या इसमें शब्दावली, वाक्य विन्यास और विषय क्रम में क्या अव्यवस्थित रहते हैं, मतलब कोई व्यवस्थित नहीं होता है, कोई व्याकरणिक परिचय नहीं होता है, कोई व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है। बिना व्याकरण के ज्ञान के ही हम अपने विचारों तथा भावों को प्रकट करते हैं, तो वह मौखिक रूप में प्रकट करते हैं तो उसे अनौपचारिक कहा जाएगा। और यदि आप परिचय देते हैं, कोई संगोष्ठी है, सभा है, उसमें हम भाषण देते हैं, ठीक है, धन्यवाद ज्ञापन पत्र है, अपील करना है, बधाई है, यह सभी के इसमें आते हैं, औपचारिक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इसके बाद में यदि बात करें तो बोलना कौशल के उद्देश्य, बोलना कौशल के क्या क्या उद्देश्य हैं देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक प्रश्न बनता है। बोलना कौशल के उद्देश्य देखिएगा, पहला है आपके पास कि भाषा की सभी ध्वनियों व शब्दों का क्या करना होना चाहिए, क्या करना चाहिए? शुद्ध उच्चारण करना। दूसरा है बेझिझक व प्रवाह के साथ बोलने की योग्यता का क्या करना? विकास करना। और बोलने में उचित हाव भाव, आरोह अवरोह तथा नाटकीयता का निर्वाह करना। देखिएगा, आरोह अवरोह का मतलब होता है सुर में उतार चढ़ाव, क्या होता है? उतार चढ़ाव होता है। और उचित बलाघात, अनुतान एवं प्रवाह पूर्ण बोल सकना। बलाघात मतलब किस शब्द पर कितना बल देना है, किस पर कितना बल नहीं देना है। और क्रमबद्ध रूप से विचारों की अभिव्यक्ति करना या अभिव्यक्त करना, अपने विचारों को शुद्ध, स्पष्ट, रोचक एवं प्रभावपूर्ण ढंग से व्यक्त कर सकना। और अपने भाषण को क्या? स्थानीय बोली के प्रभाव से मुक्त करना। ठीक है, स्थानीय बोली का कम से कम प्रयोग किया जाए, यानी वर्जित है यहाँ पर बोलना कौशल के अंतर्गत।
और अवसर के अनुकूल भाषा का क्या करना, प्रयोग करना। इसके बाद देखिएगा अच्छे वक्ता के गुण और मौखिक अभिव्यक्ति के आवश्यक गुण क्या है। भाषा का जब प्रयोग करते हैं तो क्या होना चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, सरलता, स्पष्टता, मधुरता, और क्या कह सकते हैं, ग्रहणशीलता या ग्राह्यता, स्वाभाविकता, क्रमबद्धता, गतिशीलता, अवसर के अनुकूल भाषा का प्रयोग, प्रभाव, उत्पादकता, और क्या शिष्टता, संक्षिप्त व सारगर्भित भाषा का क्या करना, प्रयोग करना एक अच्छे वक्ता की पहचान होती है। इसके बाद में यदि बात करें तो भाषण या फिर बोलना कौशल के क्या शिक्षण की विधियां या साधन कौन कौन से हैं, कौन कौन से हम साधन काम में ले सकते हैं बोलना कौशल के लिए, क्या कर सकते हैं आप, कविता पाठ, चित्र वर्णन, वार्तालाप, वाद विवाद, सार कथन, नाटक मंच या नाटकीकरण, या फिर क्या कथा कथन, प्रश्नोत्तर का सहारा ले सकते हैं, संवाद का सहारा ले सकते हैं, भाषण स्पर्धा का सहारा ले सकते हैं, अंत्याक्षरी का सहारा ले सकते हैं, और संभाषण का आप सहारा ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करें तो आपके पास कौशल है, वो है कौन सा दोस्तों, पठन कौशल या वाचन कौशल। पठन कौशल या वाचन कौशल के यदि मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसके नाम से यह सिद्ध होता है कि पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का क्या करना, विकास करना। पढ़ना कौशल का अभिप्राय लिखी हुई सामग्री को पढ़ते हुए उसका अर्थ ग्रहण करने के पश्चात यानी इसके पश्चात उस पर अपना मतवे स्थिर करना, यानी अपने विचारों को स्थिर करना, और फिर तदनुसार व्यवहार करने से है। किसका, किस कौशल का, पढ़ना कौशल का। ठीक है, पठन के अंतर्गत निम्नलिखित बातें आती है। कौन कौन सी बातें आती है पठन के अंतर्गत, इनका भी ध्यान रखिए। ध्वनि के प्रतीक वर्णों को देख करके क्या करना, पहचानना, शब्दों को उचित सोपानों में बांट करके पढ़ना, पठित सामग्री के विचारों को समझना और वर्णों के प्रयोग से शब्दों का निर्माण करना, शब्दों को सार्थक इकाइयों में बांटकर पढ़ना और संदर्भ के अनुसार शब्दों का भाव ग्रहण करना। देखिएगा, इसके बाद यदि बात करें तो यह भी कई बार आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पठन प्रक्रिया के सोपान, पठन प्रक्रिया के यदि सोपानों की बात करें तो परंपरागत रूप से पठन के 4 चरण माने जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक तो प्रत्यय विज्ञान है, एक अर्थ ग्रहण है, एक मूल्यांकन है और एक अनुप्रयोग है। ठीक है, रिवाइज करना है एक बार, पूरे सिलेबस को ध्यान रखना, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। पठन शिक्षण के क्या उद्देश्य, क्या क्या पठन शिक्षण के उद्देश्य, पहला है वर्णमाला के सभी वर्णों की पहचान कर पढ़ना, दूसरा है वर्णों के मेल से शब्द निर्माण की क्षमता का विकास करना, वाक्य को समुचित रूप से पढ़ सकना, उचित लय के साथ कविता पाठ कर सकना और छात्रों को पाठ्य सामग्री का अर्थ ग्रहण करने योग्य बनाना, छात्रों में तीव्र गति से पढ़ने की क्षमता का विकास करना, एकाग्रता पूर्वक पढ़ने की क्षमता का विकास करना, यति गति विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए या ध्यान रखकर पढ़ने की क्षमता का विकास करना। और एक ही नोट में लिखी गई बात जरूर ध्यान रखना, पठन संबंधित कठिनाई या विकार को क्या कहते हैं, तो डिसलेक्सिया कहते हैं या डिसलेक्सिया के नाम से जाना जाता है। ये एक थोड़ी सी बेसिक जानकारी भी है कि पठन क्रिया करते समय पाठ्य पुस्तक आंखों से 12 इंच यानी कितने 30 सेमी दूर होनी चाहिए तथा हाथ का जो कोण है वो कितने डिग्री का बनना चाहिए, 45 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ओके, इसके बाद देखिए, इसके बाद यदि बात करें तो पठन के प्रकार, देखिएगा पठन के प्रकारों की यदि हम बात करें तो पठन के 2 प्रकार हैं, एक तो सहस्वर पठन है और दूसरा क्या है, मौन पठन है, यानी सहस्वर वाचन और मौन वाचन। ठीक है, सहस्वर वाचन को आप 2 पार्टों में बांटेंगे, आदर्श पठन या वाचन, यह सदैव शिक्षक द्वारा की जाने वाली क्रिया है, और दूसरा अनुकरण पठन या वाचन जो कि छात्रों द्वारा की जाती है। अनुकरण में यदि बात करें तो अनुकरण 2 तरह से करवा सकते हैं आप, एक तो व्यक्तिगत पठन करवा सकते हैं जिसमें आप जब उच्चारण कर रहे होते हैं, आप बोल रहे होते हैं तो एक बार में एक ही बच्चा अगर बोलता है तो वो क्या है,
व्यक्तिगत पठन है, और सामूहिक या सम्मिलित वाचन या पठन जब आप समूह में बालकों को पढ़ाते हैं। यहां से एक प्रश्न ऐसा बन सकता है कि संकोची प्रवृत्ति के बालकों के लिए किस प्रकार का वाचन उपयोगी है, तो कैसा वाचन, सामूहिक या सम्मिलित वाचन उपयोगी है। सामूहिक या सम्मिलित वाचन कराएंगे तो वो एकल वाचन के लिए क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और मौन पठन के 3 प्रकार है आपके पास। एक तो गहन पठन है जिसे हम गंभीर पठन के नाम से भी जान सकते हैं, विषय वस्तु को बारीकी से एकाग्रता के साथ पढ़ना गहन पठन है। द्रुत पठन क्या है, तीव्र गति से पढ़ना, मतलब पूरे पाठ्यक्रम को एक बार जल्दी से रिवाइज कर रहे हो, अभी जो रिवाइज कर रहे हो वो द्रुत पठन है। क्या है, द्रुत पठन है। हालांकि यह छात्रों के पढ़ने की गति को बढ़ाने के लिए करवाया जाने वाला वाचन है, द्रुत वाचन। और एक होता है विहंगावलोकन, यानी विहंग वाचन या विहंगावलोकन। इसमें क्या होता है कि अनावश्यक को छोड़कर केवल आवश्यक को पढ़ना होता है, यानी सरस्वती दृष्टि से अनावश्यक को छोड़कर केवल क्या करना, आवश्यक को पढ़ना, विहंग या विहंगावलोकन होता है। ओके, इसके बाद में यदि बात करें तो देखिएगा सहस्वर पठन, वही बातें हैं इसमें, क्या स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सहस्वर पठन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। देखो, सहस्वर पठन का मतलब यही नहीं होता है कि स्वर सहित पढ़ना, स्वर सहित पढ़ने के साथ साथ क्या ग्रहण करना, अर्थ ग्रहण करना भी होता है। ठीक है, इसके बाद में ये बात करें कि यह पठन की प्रारंभिक अवस्था मानी जाती है, सबसे पहली अवस्था मानी जाती है पढ़ने की, किसकी, पढ़ने की। और श्रवण है वो सुनने की सबसे पहली अवस्था, या फिर कौशलों की सबसे प्रथम अवस्था है, तो वो सुनना कौशल है। वर्णमाला के वर्णों की पहचान कर शुद्ध उच्चारण करते हुए उचित गति से पढ़ने का अभ्यास सहस्वर पठन के द्वारा ही करवाया जाता है। सहस्वर पठन के उद्देश्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा इनको। वर्णमाला के सभी वर्णों की पहचान कर सकना, आया है पहले भी। श्रोताओं की संख्या व अवसर के अनुकूल वाणी को क्या करना, नियंत्रित करना। ये तो समझते हो ना कि आपकी क्लास के अंतर्गत यदि 200 बच्चे बैठे हुए हैं तो आप इतनी आवाज में बोले कि लास्ट वाले बच्चे तक आपकी आवाज साफ साफ सुनाई दे दे। ठीक है, और वाक्यों के समुचित रूप से पढ़ पाना, वाक्य को अच्छे प्रकार से पढ़ पाना, उचित लय के साथ कविता का पाठ कर सकना, शुद्ध व स्पष्ट या फिर क्या स्पष्ट व शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ सकना, और कविता का क्या रसास्वादन करने योग्य बनाना। ये मूल उद्देश्य है किसके, पठन के। ठीक है, इसके बाद में बात करें कि सहस्वर के भेद आपके पास एक तो आदर्श वाचन है, जो कि मैंने अभी बताया था कि केवल किसके द्वारा की जाने वाली क्रिया है, शिक्षक के द्वारा की जाने वाली क्रिया। अनुकरण पठन या वाचन की बात करें तो ये छात्र द्वारा किया जाता है। अनुकरण पठन या वाचन को पुनः हम 2 उपभेदों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें एक तो हमारे पास है वो क्या है, व्यक्तिगत पठन या वाचन है। इसमें एक समय में एक ही छात्र करता है। ठीक है, व्यक्तिगत में। और सामूहिक की बात करें या सम्मिलित की बात करें तो इस पठन में बच्चों के क्या संकोच को दूर करने व उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न करने में मदद करता है। कौन सा वाचन, सामूहिक या सम्मिलित वाचन। और सामूहिक पठन छोटी कक्षाओं में करवाना चाहिए। किन कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में करवाना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें तो देखिएगा मौन पठन या वाचन की यदि बात करें तो क्या कह सकते हो, लिखित भाषा को बिना आवाज की मन ही मन पढ़ना, मन ही मन में शांतिपूर्वक पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना, किस प्रकार का वाचन है, तो दोस्तों मौन वाचन है। सहस्वर पठन की अपेक्षा मौन पठन से अर्थ ग्रहण अधिक व शीघ्र होता है। अर्थ ग्रहण के लिए मौन पठन सबसे उत्तम है। और मौन पठन में चित्त की एकाग्रता बनी रहती है, जिसके कारण से अर्थ ग्रहण में क्या आती है, सुगमता आती है। और मौन पठन के विषय में ब्राइन ने क्या कहा है, देखिएगा क्या कहा है। ब्राइन ने अपनी पुस्तक किसके अंतर्गत, साइलेंट रीडिंग के अंतर्गत ये कहा है कि मौन पठन अल्पव्ययी है। मौन पठन क्या है, अल्पव्ययी है तथा दैनिक जीवन की क्रियाओं के लिए क्या है, उत्तम पद्धति है। इसके बाद यदि बात करें तो दोस्तों इसके बाद एक कथन है किसके अनुसार, ब्रुक्सन और गेट्स के अनुसार। ब्रुक्सन और गेट्स क्या कहते हैं, मौन पठन के विषय में इनका कहना है कि वयस्क व्यक्ति का मौन पठन उसके सहस्वर पठन की अपेक्षा द्रुत गति से होता है और मौन रूप से पढ़ा हुआ अंश अधिक समय तक क्या रहता है, याद रहता है। बहुत इजी सी बात है। एक ये भी ध्यान रखिएगा, बालकों से कक्षा 3 में मौन वाचन या फिर मौन पठन प्रारंभ करवा देना चाहिए। लेकिन एक बात और लिखी में देखिएगा, कक्षा 6 में मौन पठन पर
सस्वर पठन की अपेक्षा अधिक बल देना चाहिए, तभी मौन पठन अधिक उचित, मौन पठन का उचित अभ्यास संभव है। तो इसका मतलब मौन पठन की शुरुआत कब से होनी चाहिए, तो कक्षा 3 से मौन पठन की शुरुआत हो जानी चाहिए। और आगे जो मैंने बात लिखी वो कक्षा 6 के लिए बात क्या लिखी है देखिएगा, ये कई बार प्रश्न कंफ्यूज करता रहता है तुम्हारे को। तो मौन पठन की शुरुआत कहां से, कक्षा 3 से होनी चाहिए। और कक्षा 6 में किसकी बजाय मौन पठन पर सस्वर पठन की अपेक्षा क्या दिया जाना चाहिए, अधिक बल दिया जाना चाहिए, ये उल्लेख है वो। ठीक है, इसके बाद में यदि बात करें तो मौन पठन के उद्देश्य से छात्रों में तीव्र गति से पढ़ने का अभ्यास करवाना, ज्ञान की वृद्धि करना और पठित सामग्री के अर्थ व भाव को समझने की क्षमता का विकास करना, अनावश्यक स्थलों को छोड़ते हुए मुख्य सूचनाओं एवं भावों को ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना और सूचनाएं एकत्रित कर सकना, आनंद प्राप्त कर सकना और क्या है, अवकाश के समय का सदुपयोग कर सकना, स्वाभाविक या स्वाध्याय की आदत का विकास कर पाना और ध्यान केंद्रीकरण की क्षमता का विकास करना, तथ्यों, विषयों व भावों का चयन तथा सारांश बता सकना। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो मौन पठन के भेद जो कि क्या आ गए दोस्तों, गहन पठन आ गया या फिर अध्ययन, और क्या द्रुत पठन और विहंग पठन या विहंगावलोकन। ठीक है, देखिएगा यदि गहन पठन या गहन अध्ययन की बात करें तो गहन पठन से तात्पर्य पाठ्य पुस्तक के ऐसे पठन से है जिसमें विषय वस्तु को गहराई या गहनता या सूक्ष्मता के साथ अध्ययन किया जाए, अर्थात मौन पठन की विकसित अवस्था को क्या कहा जाता है, गहन अध्ययन कहा जाता है। मौन पठन की विकसित अवस्था को क्या कहा जाता है, ऐसा प्रश्न आ सकता है, तो गहन अध्ययन कहा जाता है। और यदि बात करें तो इससे पढ़ने में गंभीरता आती है और अतः इसे गंभीर पठन के नाम से भी जाना जाता है। और इससे समालोचनात्मक दृष्टिकोण का क्या होता है, विकास होता है और उच्च साहित्य व दर्शन जैसे विषयों के लिए इसकी अधिक आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद यदि बात करें तो दोस्तों दूसरा है आपके पास द्रुत पठन। द्रुत पठन की यदि बात करें तो मौन रूप में तीव्र गति से पढ़ने को क्या कहा जाता है, द्रुत पठन कहा जाता है। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं व मनोरंजक साहित्य पढ़ने में इसका अधिक महत्व है और छात्रों में शीघ्र पढ़ने व समझने की आदत डालना, आनंद प्राप्त करना और छात्रों के ज्ञान भंडार में वृद्धि करना व अवकाश के समय का सदुपयोग हो पाना बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके बाद में कहें कि विहंग या विहंगावलोकन, क्या कहें, विहंग या विहंगावलोकन। तो विहंग या विहंगावलोकन का मतलब क्या है, किसी तथ्य की प्रामाणिकता जानने के लिए साहित्य व संदर्भ ग्रंथों से किसी आवश्यक अंश को चुनकर अथवा अनावश्यक को छोड़ते हुए पढ़ना। जब हमारा लक्ष्य होता है तो हम पृष्ठ पलटते हुए केवल अभीष्ट अंश को ही क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक क्या करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे एक आप उदाहरण ले सकते हैं कि विहंगावलोकन एक कला है, नोट्स तैयार करना यही एक कला का विशेष अंक है। क्या है भाई, नोट्स तैयार करने में यह कला विशेष सहायक सिद्ध है। जो हम नोट्स तैयार करते हैं वो क्या है, विहंग या विहंगावलोकन ही है। मतलब हम जो तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करते हैं उसे विहंग या विहंगावलोकन ही कहा जाता है। पठन दोष के कारण पठन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, शारीरिक कारण हो सकता है, स्वयंगात्मक कारण हो सकता है, व्यक्तिगत कारण हो सकता है, घर व समाज का वातावरण हो सकता है, वातावरणीय कारक हो सकता है, मानसिक विकार हो सकता है, पठन अभ्यास की कमी हो सकती है, पठन सामग्री का दोष युक्त होना हो सकता है या फिर असावधानियां हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें तो पठन शिक्षण की विधियां। देखिएगा पठन शिक्षण की विधियां कौन कौन सी है, ध्यान रखिएगा, इनसे प्रश्न आता है। पहली है आपके पास अक्षरबोध विधि या फिर वर्णमाला विधि। इसमें किया क्या जाता है, यह एक अत्यंत प्राचीन विधि है। इस विधि में शिक्षक एक एक वर्ण को श्याम पट पर लिख करके उसका क्या करता है, उच्चारण करता है। और यह इस विधि को किस किस नाम से जाना जा सकता है, तो अक्षरबोध विधि के नाम से, वर्णमाला विधि के नाम से, वर्ण विधि के नाम से और वर्णोच्चारण विधि के नाम से भी क्या किया जा सकता है, इसे पुकारा जा सकता है। इस विधि में सबसे पहले वर्ण का ज्ञान करवाया जाता है, उसके बाद में शब्द व वाक्य का ज्ञान करवाया जाता है। मतलब इस क्रम में इसकी इकाइयां चलती है। देखिए किस क्रम में चलती है,
आरोही क्रम में चलती है, जबकि वाक्य विधि में अवरोही क्रम में चलती है, उल्टे क्रम में चलती है। इस विधि में क्रमबद्धता तो होती है, लेकिन इसे क्या नहीं कहा जा सकता, क्या नहीं है, ये मनोवैज्ञानिकता नहीं है। और इस विधि में समय भी क्या लगता है, अधिक लगता है, मतलब समय ज्यादा खर्च होता है इस विधि का प्रयोग करने से। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद दूसरी विधि की बात करें तो शब्द विधि, चित्र विधि, देखो और कहो विधि। ठीक है, इसे पद विधि भी कह सकते हैं, पद पद्धति भी कह सकते हैं, क्योंकि शब्द को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है, पद कहलाता है। इस विधि में आरंभ से ही बच्चे को शब्द का ज्ञान करवाया जाता है। इसके उपरांत शब्द में विद्यमान वर्णों का ज्ञान करवा दिया जाता है। इसका मतलब वर्ण वाली बात शब्द में निहित हो सकती है। शब्दों को ज्ञान करवाने के लिए चित्रों की सहायता ली जा सकती है, इसीलिए इसको किस विधि के नाम से जाना जाता है, चित्र विधि के नाम से जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक चित्र लिया जाता है, चित्र के ऊपर या नीचे चित्र का नाम लिख दिया जाता है। बच्चे पहले क्या करते हैं, चित्र को देखते हैं और फिर उस नाम को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं इसको देखो और कहो विधि। अध्यापक छात्र को चित्र दिखाकर उसके नीचे लिखे नाम का उच्चारण करता है तथा छात्र अनुकरण करते हैं। अतः इस विधि को किस विधि के नाम से जाना जाता है, चित्र विधि के नाम से भी जाना जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक, आकर्षक और रोचक विधि है। इसमें यह ध्यान रखिए, यह विधि पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती है। इसके बाद में यदि बात करें तो वाक्य विधि है। कौन सी विधि, वाक्य विधि। वाक्य विधि की शुरुआत किससे होती है, वाक्य से होती है। और वाक्य विधि शब्द का ही क्या है कि विस्तृत रूप है। इसमें पढ़ने का आरंभ किससे होता है, वाक्य से होता है। शिक्षक चार्ट पर वाक्य लिख करके क्या करता है, प्रस्तुत करता है। पहले शिक्षक वाक्य को पढ़ता है, छात्र उसका अनुकरण करते हैं। बार बार वाक्य को पढ़ने से छात्र को शब्दों का क्या हो जाता है, परिचय हो जाता है। एक मनोवैज्ञानिक विधि है। देखिएगा इसमें शिक्षण का जो कर्म है ना, वो किस तरह से चलता है, वाक्य, फिर उपवाक्य, पद, शब्द, वर्ण और क्या, ध्वनि। यह पठन शिक्षण की कैसी विधि है, सर्वोत्तम विधि है। और किस रूप में चलती है इकाइयां, तो अवरोही क्रम में चलती है दोस्तों। किस क्रम में चलती है, अवरोही क्रम में। किस क्रम में चलती है, अवरोही क्रम में। और वर्णमाला विधि के अंतर्गत आरोही क्रम में चलती है। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में, इसमें घटते हुए क्रम में। इसके बाद में ध्वनि साध्य विधि। ध्वनि साम्य विधि का मतलब है सम्मान उच्चारित होने वाली ध्वनियों का एक समूह बना करके छात्रों को एक साथ सिखाना, जैसे धर्म, चर्म, कर्म, शर्म, भर्म, है ना, इस तरह से। ठीक है, देखो यही बात लिखी है। ध्वनि साम्य विधि में छात्रों को सम्मान, छात्रों के सामने वे शब्द रखे जाते हैं जिनकी ध्वनि क्या होती है, सम्मान होती है। यानी सम्मान ध्वनि वालों को शब्दों को एक साथ सिखाना, जैसे कल, बल, दल, चल, छल, नल, दहल, है ना। और ये वाचन में निपुणता लाने के लिए उपयोग में ली जाती है। हालांकि सभी शब्दों का इससे ज्ञान नहीं करवाया जा सकता, लेकिन फिर भी हम कुछ शब्दों का ज्ञान करवाने के लिए इस विधि को उपयोग में ले सकते हैं। फिर है कविता विधि। कौन सी विधि है, कविता विधि। देखिएगा कविता विधि में क्या है कि 4-5 पंक्तियां आप ले लेते हैं, उन 4-5 पंक्तियों को गे रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं और बच्चे उसका क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। बच्चों की संगीत में स्वाभाविक रुचि होती है, इसी को ध्यान में रख करके कविता विधि का विकास किया गया है। और इसमें कविता की अपेक्षा सरल वाक्यों का सरल वाक्यों वाली कविता होती है, मतलब जटिल वाक्य न हो, सरल हो, क्योंकि प्रारंभिक स्तर के बालक हैं ये। और बच्चों से कविता का गान करवाया जाए और बच्चे धीरे धीरे शब्द व वर्णों का ज्ञान करने लग जाते हैं इसे, और इसमें वर्णों का क्रम से ज्ञान करवाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में यदि बात करें तो शास्त्रीय या फिर कौन सी विधि है, संगति विधि है। शास्त्रीय संगति विधि, इसके अंतर्गत क्या करते हैं आप, इसके अंतर्गत कुछ चित्र या फिर खिलौने बच्चों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं और कुछ कार्डों पर उनके नाम लिख देते हैं। उन कार्ड तथा क्या कार्डों पर लिखे गए नाम वाले को तथा चित्र के अंतर्गत क्या करते हैं बच्चे, संगति करते हैं, शास्त्रीय करते हैं, मतलब मिलान करते हुए क्या करते हैं, सीखते हैं। शास्त्रीय का प्रयोग मोंटेसरी ने किया था, मैडम मारिया मोंटेसरी ने किया है। और बालक चित्र तथा कार्डों पर लिखे नामों में क्या करते हैं, शास्त्रीय संगति करते हैं। क्या करते हैं, शास्त्रीय संगति करते हैं। अध्यापक इन शब्दों या वर्णों का उच्चारण कराकर बच्चों से उनकी पहचान करवाता है। ये खेल खेल में सक्रिय रह करके क्या सक्रिय होकर वाचन करना सीखते हैं। यानी खेल खेल में आधारित शिक्षण कौन सा है, तो शास्त्रीय संगति है। और इससे सृजनात्मकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसके बाद में देखिएगा कौन सा कौशल आ गया,
लेखन कौशल आ गया। लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पठित विषय वस्तुओं की क्या लिखिता अभिव्यक्ति ही लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य है या प्रमुख उद्देश्य है। भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे लेखन कौशल या फिर लिखित अभिव्यक्ति कहा जाता है। श्रीमती मॉन्टेसरी का मानना है कि बच्चे को क्या पढ़ना सिखाने से पूर्व लिखना सिखाना चाहिए। इसका मतलब इनका वाला जो कर्म है ना, जैसे हमारा वैज्ञानिक कर्म LSRW है ना, तो इनका कर्म है LSWR, यानी पहले राइटिंग और फिर रीडिंग बताते हैं। ये बाकी वैज्ञानिक कर्म LSRW ही होता है। ठीक है, करना चाहिए ताकि लेखन की अपेक्षा सरल व आनंद में हो सके। और इसके विपरीत फ्रोबेल का मानना है कि लिखना सीखने से पूर्व पढ़ना सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि पठन मौखिक क्रिया है और लेखन कैसी क्रिया है? शारीरिक व मानसिक दोनों है। क्या है? शारीरिक व मानसिक दोनों है। इसके बाद में यदि बात करें तो महात्मा गांधी ने भी कहा है लेखन कौशल के संदर्भ में कि बालकों को लिखना सिखाने से क्या पहले चित्रकला सिखानी चाहिए, क्योंकि अक्सर भी क्या है? चित्र ही है और बालक चित्रों में रुचि दिखाते हुए लेखन के प्रति क्या होता है? प्रेरित होता है। फिर एक परिभाषा बेकन की है। बेकन ने क्या कहा है कि बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना आदमी को क्या बनाता है? परम शुद्ध बनाता है। लेखन में वर्तनी का सर्वाधिक महत्व होता है। बालक को वर्तनी का विधिवत आरंभिक स्तर से ही, यानी विधिवत रूप से आरंभिक स्तर तक ज्ञान हो जाना चाहिए। और जब बालक लिखना सीखता है तो लेखन क्रिया का शिक्षण क्या किससे होना चाहिए? सीधी रेखाओं द्वारा होना चाहिए। प्रश्न आया हुआ है किससे होना चाहिए? सीधी रेखाओं से होना चाहिए। लेखन से संबंधित कठिनाई या विकार को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? डिस्ग्राफिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिस्ग्राफिया कहा जाता है। तो दोनों से संबंधित आ सकता है, डिस्लेक्सिया और डिस्ग्राफिया। लेखन की आवश्यकता या महत्व है। क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है? अपने विचारों को मूर्त रूप देने व सुरक्षित रखने के लिए लिखित अभिव्यक्ति क्षमता की आवश्यकता है। लेखन कौशल की क्या है? आवश्यकता है। भाई कहीं भी बातें का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन लिखी हुई अभिव्यक्ति या लिखित रूप में प्रस्तुत की हुई बातों का महत्व होता है हमेशा। यह संदेशों या भावनाओं को संप्रेषित करने का एक क्या है? माध्यम है। और लेखन सभ्यता व संस्कृति को क्या संरक्षण प्रदान करता है, और इसमें क्या इससे मौखिक विचारों को व्यवस्थित किया जा सकता है और साहित्य के सृजन व उसके भंडार में वृद्धि के लिए भी लेखन आवश्यक है। इसके बाद में देखिएगा लेखन शिक्षण के उद्देश्य। क्या क्या उद्देश्य है लेखन शिक्षण के? व्याकरण के अनुरूप भाषा का क्या करना? प्रयोग करना। लिपि के मानक रूप का क्या करना? प्रयोग करना। देवनागरी लिपि का क्या करवाना? ज्ञान करवाना। ये हिंदी के संदर्भ में ध्यान रखना। क्या स्वच्छ, सुंदर और सुडौल व शुद्ध लेखन की क्षमता का विकास करना। छात्रों में सावधानी पूर्वक लिखने की आदत का विकास करना। शुद्ध वर्तनी व वाक्य रचना की योग्यता उत्पन्न करना। लेखन में विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग सिखाना और छात्रों को विषयानुकूल भाषा शैली का ज्ञान करवाना। और साथ ही साथ दोस्तों विचारों में क्रमबद्धता व सुसंबद्धता बनाए रखना। इसके बाद देखिएगा लेखन की अवस्थाएं। क्या क्या अवस्था है लेखन की? यह देखिए प्रारंभिक अवस्था यानी प्राथमिक अवस्था, लेखन के लिए बच्चे को तैयार करना प्राथमिक अवस्था। द्वितीय अवस्था वर्णों की क्या करना? वर्णों की रचना करना सिखाना। तृतीय अवस्था है शब्द व वाक्य की रचना करना सिखाना। और चतुर्थ अवस्था है लेखन का क्या करवाना? अभ्यास करवाना। लेखन के सोपान कौन कौन से हैं? तो विदित रहे तथ्यों का संग्रह व संकलन करना, व्यवस्थापन या फिर व्यवस्थीकरण, या फिर क्या कह सकते हैं प्रारूप निर्माण या रूपरेखा निर्माण, और संपादन या लेखन, और पुनरावृत्ति या फिर पुनर्दर्शन कह सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो लेखन के प्रकार। लेखन के प्रकारों के अंतर्गत एक तो आपके पास सुलेख होता है, एक अनुलेख होता है, एक क्या होता है? श्रुत लेख होता है। नामों से सीधे सुलेख मतलब अक्षरों की बनावट को सुडौल करना, मतलब अक्षरों को अच्छी लिखना सिखाना, अक्षरों की सुंदरता के लिए है। अनुलेख क्या क्या मीनिंग होता है?
आप बच्चे की पाठ्य पुस्तक या फिर श्याम पट पर, श्वेत पट पर, ग्रीन पट पर कोई एक पैराग्राफ लिख देते हैं, बच्चे उनको देख करके लिखते हैं, तो अनुलेख होता है। श्रुत लेख इसके अंतर्गत आप बोलते जाते हैं, बच्चे क्या करते जाते हैं, लिखते जाते हैं। सुलेख का मतलब क्या होता है? सुंदर लेख को सुलेख कहा जाता है और सुलेख का लेखन कौशल में विशेष महत्व है। अनुलेख क्या होता है? किसी आदर्श लेखन का वैसा अनुकरण करना अनुलेख या फिर अनुलिपि कहलाता है। इसमें छात्र शिक्षक के आदर्श लेखन का बिल्कुल वैसा अनुकरण करता है, ठीक है, जैसा शिक्षक ने लिखा है। और एक आपके पास श्रुत लेख, क्या है इसका मतलब? श्रुत लेख में छात्र सुनी हुई ध्वनियों को लिपिबद्ध करता है और अनुलेख में छात्र के सामने मुद्रित वर्ण होते हैं, परंतु श्रुत लेख में इस नमूने का अभाव होता है, क्योंकि इसमें तो आप ध्वनि प्रदान करके, आवाज प्रदान करके, मतलब मौखिक रूप में आप बोलते हैं, बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं, मुद्रित नहीं होता है। श्रुत लेख में सुंदर लेख का इतना महत्व नहीं होता जितना क्या होता है, भाषा की शुद्धता का होता है। इसके बाद में बात करें तो लेखन शिक्षण की विधियां, देखिए लेखन शिक्षण की विधियां कौन कौन सी है। पहली विधि आपके पास हुआ है मोंटेसरी विधि। कौन सी विधि है? मोंटेसरी विधि। इस विधि में सर्वप्रथम बच्चे को लकड़ी या गत्ते इत्यादि से बने हुए क्या वर्ण दिए जाते हैं और बालक उन वर्णों पर क्या करता है, अपनी उंगलियां फिरा फिरा करके अक्षर के स्वरूप से क्या होता है, परिचित होता है, ठीक है। जब बच्चे की उंगलियां सद जाती है, मतलब वो अक्षर के स्वरूप से परिचित हो जाता है, तब स्वतंत्र रूप से लेखन हेतु से प्रेरित किया जाता है। इस विधि में सरल वर्णों को पहले और कठिन वर्णों को बाद में सिखाया जाता है। विशेष तथ्य की ध्यान रखिए, यह विधि स्वयं करके सीखने या फिर खेल खेल में शिक्षण के सिद्धांत पर क्या करती है, कार्य करती है, आधारित है। इसके बाद दूसरी विधि की बात करें तो वो है कौन सी विधि? रूपरेखा अनुकरण विधि। इसमें क्या करते हो आप रूपरेखा अनुकरण विधि में? इसमें डॉट 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 बिंदु वाइज क्या कर देते हैं, अक्षर का स्वरूप बना देते हैं और उस डॉट को या बिंदुओं को या क्या जो डॉट डॉट बिंदु है उनको आपस पर क्या करते हैं, मिलाते हुए अक्षर के एक स्वरूप से बच्चे परिचित होते हैं। इस विधि को अक्षर स्वरूपा अनुकरण विधि भी कहा जाता है, मतलब अक्षर का अनुकरण करते हुए, बिंदुओं का अनुकरण करते हुए उसके एक रूपरेखा, उसे एक अक्षर का निर्माण करते हैं। इस विधि के अंतर्गत छात्र के समक्ष अक्षर के स्वरूप के अनुसार कुछ बिंदुएं अंकित कर दिए जाते हैं। तत्पश्चात छात्र उन्हीं बिंदुओं को जोड़ते हुए लेखन कार्य का अभ्यास करता है। यह विधि पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। वर्तमान में प्रचलित पूर्व प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों में इसका प्रयोग किया जा रहा देखा जा सकता है, देखने को मिल सकता है। और यह विधि भी स्वयं करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसके बाद में आपने लिखा है स्वतंत्र अनुकरण विधि। इसमें क्या करते हैं आप, एक बालक की जो स्लेट है, स्लेट के दो हिस्से बना लेते हैं। आप ऊपर अक्षर का स्वरूप बना देते हैं। बच्चे से कहा जाता है कि ऊपर जो लिखा हुआ है अक्षर उसी को देख करके उसका अनुकरण करते हुए नीचे लिखें। तो बच्चा स्वतंत्र रूप से लिख रहा है, तो स्वतंत्र अनुकरण हो गया। देखो मान लीजिए कि ऐसा काम आप करते हैं और यह काम बच्चे से कराते हैं, तो यह शिक्षक क्रिया हो गई और यह स्वतंत्र छात्र क्रिया हो गई, ठीक है। और इसको जैसे कास्ट फलक, स्लेट को हम क्या कह सकते हैं, कास्ट फलक कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत अध्यापक द्वारा कास्ट फलक यानी स्लेट पर या अभ्यास पुस्तिका में लिखे गए अक्षरों का अनुकरण करते हुए उनके वैसा ही अक्षर का स्वरूप बनाने का अभ्यास करते हैं, मतलब वैसा का वैसा अक्षर का स्वरूप उसके नीचे बनाने का प्रयास करते हैं। छात्र प्राय इस विधि से लिखना सीखते हैं। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए केवल। श्रुत लेखन विधि, अब देखो क्या करता है इसमें, शिक्षक क्या करता है, उच्चारण करता जाता है और छात्र क्या करते जाते हैं, उसका लेखन कार्य करते जाते हैं। आपको अंत में जांच करनी हो तो जो आपने कुछ बोला है उसका आप श्याम पट, ग्रीन पट या श्वेत पट पर आप लिख देते हैं। बच्चे उसी से मिलान करते हुए स्वयं संशोधन करके अपनी अशुद्धियों को सुधारते हैं। शिक्षक द्वारा उच्चारित किए गए शब्दों को सुनकर लिखने का अभ्यास करवाना श्रुत लेखन कहलाता है। इस विधि में शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वह क्या मध्यम या मध्य गति से वाचन करे, मतलब धीरे धीरे वाचन करे। अध्यापक द्वारा बोले गए शब्दों या वाक्य छात्र की पाठ्य पुस्तक से ही होने चाहिए। देखिए क्या उद्देश्य है, इसके उद्देश्य क्या है, छात्रों के श्रवण व लेखन में समन्वय करना है, शुद्ध वर्तनी सीखने में सहायक करना है, लेखन की गति में वृद्धि करना है, एकाग्रता का विकास करना है, शुद्ध व स्पष्ट लिखने का क्या करना, विकास करना है। ओके,
फिर आपके पास एक पेस्टोलॉजी या फिर क्या विधि कह सकते हैं, रचनात्मक विधि। इस विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है, आप जो प्लास्टिक या लकड़ी के जो टुकड़े लेते हैं उनको अक्सर के रूप में क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, मतलब काट लेते हैं अक्सर के रूप में। बच्चे उन लकड़ी के टुकड़ों को परस्पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ करके किसी अक्षर का स्वरूप बनाते हैं, उसी को कहा जाता है। ठीक है, इस विधि में लकड़ी या प्लास्टिक आदि से बने हुए वर्णों के टुकड़े संकलन किए जाते हैं और ये टुकड़े रेखा, वृत्त, अर्धवृत्त में हो सकते हैं। छात्र किसी वर्ण को देखकर टुकड़ों को ढूंढकर उन्हीं को क्या करते हैं, जोड़ करके वैसा ही वर्ण बनाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। जैसे मैंने टुकड़े बना रखे और यह अक्षर का एक स्वरूप बना रखा है, जिससे आप अवगत हो सकते हैं। फिर देखिएगा, जैकपॉट विधि या फिर दृष्टालेखन विधि कहते हैं इसको। किसी पाठ्य पुस्तक के पैराग्राफ को देख करके हूबहू लिखना क्या होता है, जैकपॉट विधि या फिर दृष्टालेखन होती है। इस विधि के अंतर्गत छात्र अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए शब्दों को देखकर लिखने का अभ्यास करते हैं अथवा पाठ्य पुस्तक में देखकर लिखने का अभ्यास करते हैं। यह विधि भी स्वयं करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है और प्रारंभिक स्तर पर लेखन कौशल के लिए विधि सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो ये हो गई आपके किसकी बात, कौशलों की बात, जो कि आपके कौशल थे, भाषा दक्षता व कौशलों का विकास। मतलब एक यूनिट दे रखी है आपके पास पहली, उसमें पहली यूनिट के अंतर्गत जो दूसरी यूनिट के अंतर्गत दे रखा आपके पास, एक तो पहली यूनिट में दे रखा भाषा दक्षता का विकास और एक आपके दूसरी यूनिट में दे रखा कौशलों का विकास। तो दो चैप्टर यहां से कंप्लीट हो गए, भाषा दक्षता का विकास एवं कौशलों का विकास, भाषा दक्षता एवं कौशलों का विकास। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।